नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग में एक के बाद एक आदेश हो रहे हैं। उसे सुधार की प्रक्रिया कहा जा सकता है सरकार के लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक और शिक्षक संघ ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्यादा हो रहा है। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है कि अभी बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती बहाली की प्रक्रिया की थी, उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। उस रिजल्ट को शिक्षा विभाग ने लौटा दिया है, ये कहते हुए कि इसको दोबारा भेजिए। क्या ये टकराव की नौबत है? क्योंकि अभी भी कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों को लेकर नाराजगी जताई जा रही है, और इससे पहले भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में टकराव हो चुका है। अब ऐसे में क्या फिर से टकराव की स्थिति बन रही है? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, और सरकार की प्रतिनिधि के रूप में आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, जिस तरह से अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी ने निकाला और उसे शिक्षा विभाग को भेजा, शिक्षा विभाग ने उस रिजल्ट को ये कहते हुए लौटा दिया है कि इसको दोबारा भेजने की जरूरत है। क्या लगता है कि क्या फिर से बीपीएससी और शिक्षा विभाग में टकराव की स्थिति हो रही है? क्योंकि इससे पहले एक बार और टकराव हो चुका है। बिहार में शिक्षा को शोध का विषय बना दिया गया है और शिक्षकों को शोधार्थी। ये राजनीतिक परपंच है और कुछ नौकरशाह इसमें अपना संवैधानिक जो आजमाइश है वो कर रहे हैं। मात्र 2773 ये पूरक जो दिया गया है अभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, और इसके पूर्व जो 22,000 शिक्षक जो अनुत्तीर्ण हो गए और 28,000 शिक्षक योगदान नहीं किए, ये बड़ा विचित्र हालात है। बीपीएससी, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग, ये तीनों के बीच में पहले 2 चक्की होता था जांते का, अब 3 चक्की हो गया। उसमें अभ्यर्थी पीछे जा रहे हैं जो कल राष्ट्र निर्माता के रूप में नियुक्त होंगे, समाज सुधारक के रूप में होंगे, जो नई दिशा देने का अग्रणी सूची में उनका नाम होगा, शिक्षक बनेंगे, और वो घूम रहे हैं। इसी माह में 2 साल पूर्व जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और रद्द करके शिक्षकों को बेरोजगार बना दिया और सरकार को दोषी नहीं माना। जो नियुक्त की है सरकार, जिस सरकार में नियुक्तियां हुई है, उस सरकार को पनिशमेंट होना चाहिए था, उस सरकार को दोषी मानना चाहिए था। और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी जो बेरोजगारी का उपहास कर रहे हैं और 10 लाख और 20 लाख नौकरी का घोषणा कर रहे हैं और बेरोजगारों की फौज बना रहे हैं, क्या क्रूर मजाक है। अभी जो स्थिति है, 97,000 कुछ शिक्षक योगदान किए हैं, उनमें भी रिजाइन हो रहा है। कभी छुट्टी की कटौती, कभी उपस्थिति, कभी पदस्थापन रैंडम, तो क्या अब विभाग लौटा रही है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को कौन कंट्रोल कर रहा है? किस नियमन के तरह यह बीपीएससी को रिजल्ट लौटा रहा है और तर्क दे रहा है कि आप जिलेवार सूची दीजिए, फिर उसके बाद कहेगा कि रोस्टर वार दीजिए, फिर कहेगा विषय वार दीजिए। अरे वो परीक्षा का संचालन करता है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करके, और जिस विभाग का रियो होता है उस विभाग को प्रेषित करता है रिजल्ट। ये कौन लोग हैं? ये कौन पदाधिकारी हैं? और इसका कौन उत्तरदायित्व ले रहा है? कौन इसके लिए उत्तरदायी है? शिक्षक उत्तरदायी। अंत में दोषी शिक्षक को बना दीजिए, क्योंकि निरीह प्राणी है। और संविधान का आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतंत्र में समान सारा अधिकार राज्य सरकार को है और पब्लिक को कुछ नहीं है। बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, शिक्षाविदों के लिए कुछ नहीं है। मेधा का खिलवाड़, मेधा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें नौकरशाह जो है अटखेलियां मना रहा है।
जी दिलीप और जी, जिस शिक्षक समय को तो जी दिलीप जी, जिस समय शिक्षक बहाली के पहले चरण की प्रक्रिया चल रही थी, उसके तमाम चीजों को लेकर आपने भी कई बार आंदोलन किया, आप सड़कों पे भी उतरे, कई उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेके। अब चूंकि बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट लौटा देना, जिन लोगों का नाम आया होगा, जाहिर सी बात है कि उनमें एक उम्मीद की किरण तो जगी होगी। जी बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग नहीं चाह रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो इस बहाली का। शिक्षा विभाग इसके लिए तैयार ही नहीं है और बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, उन्होंने औपबंधिक रिजल्ट दिया था, तो बीपीएससी को यह अधिकार था कि वो रिजल्ट जारी करे। मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था, तो इस आधार पर उन्होंने ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी बहुत जारी किया गया है। अभी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 15 से 20 हजार बाद भी जो स्कूल में योगदान नहीं किए, सीटेट फेल थे, बीएड फेल थे, डीएलएड फेल थे, या कोई और वजह से जो स्कूल में योगदान नहीं दिए, तो वो भी तो खाली रह गया क्योंकि औपबंधिक दिया गया था। तो 15 से 20 हजार, कम से कम 20 हजार ये रिजल्ट जारी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने बहुत कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया और उसको भी शिक्षा विभाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाता है कि शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहता था, लेकिन बीपीएससी ने चूंकि वादा किया था तो इसलिए सप्लीमेंट्री जारी किया। अब आप खुद ही सोचिए सर कि जब काउंसलिंग बीपीएससी को कराना चाहिए था रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले, तो काउंसलिंग उस समय शिक्षा विभाग ने कहा कि हम खुद करवाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग की बहाली है तो काउंसलिंग हम खुद करवाएंगे, सर्टिफिकेट की जांच खुद करेंगे। आज वही शिक्षा विभाग ये क्यों कह रहा है, रिजल्ट को वापस क्यों कर रहा है कि भाई आप जिला बार लिस्ट बनाकर भेजिए? ये तो शिक्षा विभाग का काम है ना। अब बीपीएससी फिर वही कहेगी, बीपीएससी अब क्या करेगी, शिक्षा विभाग को कहेगी कि आप जिला बार जो है रिक्तियां हमको भेजिए, क्योंकि बीपीएससी खुद से तो रिक्तियां नहीं भेज सकती है। बीपीएससी को जितनी रिक्तियां शिक्षा विभाग भेजेगा उतने ही पदों के लिए, उतने ही सीटों के लिए वैकेंसी निकालती है, बीपीएससी हो या कोई भी भर्ती आयोग हो। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब बीपीएससी ने जारी किया, शिक्षा विभाग को भेजा, अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि बीपीएससी को कि भाई रिजल्ट को लौटा दिया और कह रहा है बीपीएससी को कि जिला बार हमको भेजिए। ये तो बड़ा अजूबा बात है, ये तो एकदम औचित्यहीन बात है कि शिक्षा विभाग की मंशा यहाँ पे स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ संख्या दिखाई जा रही है कि इतना लाख हमने बहाली किया, इतना लाख वैकेंसी निकाला, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आई, उसी बहाली का 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी निकली थी। 1,70,000 तो स्कूल में नहीं दिख रहा है पढ़ाते हुए, सरकार जवाब दे दे। 1,70,000 का आपने बहाली निकाला तो 1,70,000 तो स्कूल में पढ़ाते मिलते, लेकिन 1,20,000 का बीपीएससी ने औपबंधिक रिजल्ट जारी किया, उसमें 1,10,000 को औपबंधिक पत्र मिला, उसमें भी बहुत सारे लोग फर्जी पाए गए, बिना सर्टिफिकेट जांच के नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से दे दिया गया। ये तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं इस तरह की बहाली आज तक पूरे दुनिया में हुई होगी कि बगैर सर्टिफिकेट की जांच किए नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ये तो बड़ा अजीब बात लगता है। तो यहाँ पे सरकार और शिक्षा विभाग की पूरी गलती है और शिक्षा विभाग और सरकार नहीं चाहती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। सारिका जी, आपने जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी को भी सुना, आपने दिलीप जी को भी सुना, कहा यह जा रहा है, यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग एक जगह वो है, वो उसको एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है शिक्षकों पे, और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी और जब से TRA 1 हुआ और गांधी मैदान में हमने देखा कि एक दिन में कितने लोगों को नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटी गई और लगातार अभी TRA 2 की परीक्षा भी कल समाप्त हुई है और लोगों में और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों में बहुत उत्साह का माहौल है। और जो ऊहापोह की जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं ऊहापोह इसलिए कह रही हूँ दीपक जी क्योंकि देखिए अभी बहुत लगातार लोग कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ये लोग निकालेंगे नहीं, ये लोग देंगे नहीं, ये लोग ऐसे बरगला रहे हैं, लेकिन अभी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ गई थी 2 दिन पहले। ठीक है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं त्रुटियों की वजह से उसे वापस किया गया है, लेकिन वो वापस से फिर से रिवाइज करके वो अब निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी भी किया जाएगा, पुनः जारी किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तमाम जो मैंने आपको उदाहरण दिए, वो किसी भी उदाहरण से ऐसा लगता हो कि महागठबंधन की सरकार जो है वो नौकरी नहीं देना चाहती, जो कि मैं अभी सुन रही थी बार बार दिलीप कुमार जी भी लगातार कह रहे थे कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती थी। ये तो एक कदम और आगे बढ़ के उन्होंने कहा
कि 1,70,000 शिक्षक है ही नहीं है, 1,20,000 शिक्षक कहाँ है जाके, मतलब क्या दीपक जी ने तमाम स्कूलों में जाकर एक एक शिक्षकों की डिटेल ले ली है कि हमारे शिक्षक वहां हैं या नहीं है? आश्चर्य होता है मुझे, कम से कम बुद्धिजीवियों से तो मुझे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं रहती है। मुझे लगता है सकारात्मक तरीके से भी बात करना चाहिए जब हम एक ऐसे विषय पे डिबेट कर रहे हैं, जो डिबेट में विषय जो शिक्षक है हमारे, जो शिक्षक जो हमारे बच्चों के भविष्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं विद्या और गुरु की जो कहते हैं एक अलग अहम भूमिका रही है हमारे इतिहास में भी, और लगातार अभी जिस तरीके से शिक्षा विभाग जो है इनके पक्ष में, मैं तो कहूंगी कि शिक्षकों के पक्ष से के साथ ही साथ बच्चों के भी भविष्य को सुधारने के पक्ष में लगातार जो काम कर रही है वो सराहनीय है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जो अविश्वास की बातें लोग बार बार कर रहे हैं, उस तरीके से उधर ना जा करके आप एक बार ही सोचिए, अगर शुरू से सारी प्रक्रिया को देखिए। अभी देखिए बीएड वाले हम लोग शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया, चूंकि हम सब जानते हैं कि भाई हाईकोर्ट ने कहा था कि जो बीएड वाले शिक्षक हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए वो एलिजिबल नहीं है वो, और इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। भाई हमारी तो सरकार देखिए, अगर हम भी जानते हैं दीपक जी और आप सब जानते हैं, हमारे सारे यहाँ पे लोग हैं, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी भी टीचर है, दिलीप कुमार जी खुद छात्र नेता, आप तो खैर पत्रकार ही हैं, और मेरी भी जो जानकारी बताती है कि कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट होता है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की ओर जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करते हैं। तो जब सरकार को लग रहा है कि ये मामला अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके रखेंगे, तो देखिए सरकार तो पॉजिटिवली इनके लिए काम करना चाह रही है ना। फिर कहाँ इफ और बट का सवाल पैदा होता है, कहाँ आपको अविश्वास लग रहा है सरकार की, कहाँ भावना। सारिका जी एक बात बताइए, जिस एलिजिबिलिटी की बात हो रही है कि 1 to 5 में बीएड वाले जो शिक्षक हैं वो पहले चरण के शिक्षकों की बात थी, ये जिन टीचरों पर हाईकोर्ट ने अभी रोक लगाई है, जो आदेश दिया है, वो ऑलरेडी 2 साल पहले से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही होगी कि जो एलिजिबल नहीं थे उन्हें कैसे अपॉइंट किया। देखिए दीपक जी, और टीआरए 1 में जो बहुत सारी जो है कठिनाई थी, बहुत सारी चुनौतियां थी, उसको पार करके हम टीआरए 2 में गए हैं, और जो चुनौतियां सरकार के समक्ष भी आई थी, शिक्षा विभाग लगातार जो है चुनौतियों को ही लगातार लड़ रहा है, और वो चुनौतियां सामने आई थी, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, कैसे उससे निकला जाए, कैसे शिक्षकों के भविष्य को हम संभाल पाए, सुधार पाए, उन विषयों पे ये सरकार तो चिंता कर ही रही है और काम भी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है दीपक जी कि इन विषयों पे हमें अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता है। सरकार लगातार काम भी कर रही है और रिजल्ट भी दिखा रही है सामने आपके। लेकिन हाँ ठीक है, हम मान सकते हैं इस बात को कि बीएड के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनके अंदर एक ये भावना उत्पन्न हुई होगी, उनको लगता होगा उनका भविष्य जो है अंधकार में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है दीपक जी। ये सरकार लगातार इनके भविष्य के साथ ही साथ बिहार के बच्चों के भविष्य भी कैसे सुधारी जा सके, कैसे बिहार के शिक्षा के भविष्य को भी सुधारा जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर के गंभीर है और गंभीरता पूर्वक काम भी कर रही है और निर्णय भी ले रही है। दिलीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सारिका जी कह रहे हैं कि 1,70,000 को जो मैंने बात किया, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैंने स्कूल में जाकर शिक्षकों की गिनती कर लिया क्या। ये बड़ा बेतुका बात है इनका। 1,70,000 क्या सरकार कह रही है कि 1,70,000 पे हमने नियुक्ति दिया है? ये तो बड़ा बेतुका बात ही बोल रही है। 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई थी, 1,20,000 का औपबंधिक रिजल्ट ही बीपीएससी ने जारी किया, 1,10,000 को 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र ही दिया गया औपबंधिक। तो 1,70,000 कहां से स्कूल में चले गए? कहां से 1,70,000 स्कूल में चले गए? जो ये बोल रहे हैं कि 1,70,000 स्कूल में गिन लिए दिलीप जी, आपकी सरकार खुद 1,10,000 की नियुक्ति पत्र बांटी है, 1,70,000 कहां से स्कूल में चले गए? आप खुद बताइए। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना, आपकी सरकार ने, बिहार सरकार ने जो बांटा है नियुक्ति पत्र, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं। हम अपने मन से कहां बोल रहे हैं? बिहार सरकार ने ही तो 2 नवंबर को 1,10,000 को नियुक्ति पत्र बांटा। उसके बाद बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं। उस समय जब हम लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं हो रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग बहाल हुए हैं, तो आप लोग बोल रही थी कि नहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल नहीं हो रहा है। तो कैसे अब हर जिला से बाहर हुए भाई? स्कूल में जब योगदान करने गए तब लोग बाहर हुए हैं। अगर हम लोग चुप रहते तो आज तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले स्कूल में बहाल होते, एसटीईटी फेल वाले बहाल रहते, बीएड फेल वाले बहाल रहते, डीएलएड फेल वाले बहाल रहते।
जब हम लोग आवाज उठाए तब जाकर स्कूल स्तर पर जांच हुआ, और अभी हजारों लोग बाहर हुए हैं जो STT 2023 का सर्टिफिकेट लगाकर काउंसलिंग करवा लिए थे। तो कैसी काउंसलिंग आपकी सरकार ने कराई भाई? कैसी काउंसलिंग हुई जिसमें डॉक्यूमेंट्स का चेक नहीं हुआ? STT सर्टिफिकेट की जगह पे BEd का सर्टिफिकेट लगा के काउंसलिंग हो गया। कि तो सवाल उठेगा ना कि शिक्षा विभाग ने किस तरह की काउंसलिंग करवाई। क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? हम लोग उठाएंगे सवाल। आप सरकार में है तो इसका मतलब सरकार गलती भी करे तो आप उसके माने बचाव कर लीजिए। ये तो हद हो गई। ये तो बिहार के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रही है। जी दिलीप जी, सारिका जी से पूछते हैं जी। देखिए दीपक जी, बहुत ऐसे ग्रुप हैं, संगठन है ना, जो लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मामलों को तरह तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। तो मैं तो कहूंगी उन तमाम ग्रुप से मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह का भ्रम या मिथ जो है ना वो फैलाए ना आप। सरकार जो है वो काम कर रही है। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये हम सब जानते हैं बहुत बड़ा रिजल्ट था, ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। जो पहली पारी जो परीक्षा ली गई थी पहले पेज की, बहुत बड़ी चुनौती थी। बीपीएससी के पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि परीक्षा लेनी है, कदाचार मुक्त परीक्षा लेनी है। और उन चुनौतियों को पार करते हुए परीक्षा भी सुचारू रूप से गया और रिजल्ट भी सामने आया, लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटी गई। अब रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो सरकार देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है और जिनकी डॉक्यूमेंट्स भी फेक पाए जा रहे हैं निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है। तो अब ये कहते हैं, या छात्र नेता दिलीप जी ये कह रहे हैं कि हमारे कहने से सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, नहीं तो इनकी नियुक्ति कर देते। तो देखिए इस तरह की बातें सुनना मुझे लगता है कि कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। जो दिलीप जी इस तरह के दावे कर रहे हैं, अगर आप दावे कर रहे हैं कि आपके कहने से ही सारा चीज हो रहा है, तो दिलीप जी इन विषयों पे बात करना मुझे लगता है कि बहुत बेतुका होगा। नहीं ठीक है, मैं शैलेंद्र जी से एक सवाल पूछा, मैं शैलेंद्र जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। कौन काम कैसे करना है, और वो लगातार नियमों के अनुरूप वो कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी उन नियमों के आधार पे ही काम होगा। जी शैलेंद्र जी, अभी सारिका जी ने पहले भी जो क्वेश्चन हुआ था उसका जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने दिया कि सरकार काफी हद तक शिक्षा में सुधार के प्रयास कर रही है, बहालियां हो रही है, और जहां भी टेक्निकलिटीज है उन टेक्निकलिटीज को दूर करने की कोशिश हो रही है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? चूंकि नौकरशाहों की चल रही है, शिक्षा मंत्री तो लापता हैं, और वो कोसते हैं। जहां भी मीटिंग में जा रहे हैं शिक्षा से संबंधित, वहां कह रहे हैं कि ये विसंगतियां हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कार्य में रूप में नहीं है। एक और सरकार और संघों के बीच में मिली भगत से जो महागठबंधन के हैं अधिकांश जो शिक्षक संघ हैं, एक और नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी में बहाल होने के लिए वही महागठबंधन के सरकार के संघ ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा मत दो, सम्मिलित नहीं हो, और वो नियोजित कर्मी रह गए। और जो बीपीएससी से आए अब ये घोषणा नौकरशाह कर रहे हैं कि एक मामूली परीक्षा लेना होगा। और मामूली परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो दोयम दर्जे का एक ही शिक्षकों के बीच बांटने का कुत्सित प्रयास किए हैं। और फिर इन्होंने दिग्भ्रमित किया है जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं शिक्षक, उनको कह दिया है नियोजित शिक्षकों को कि आपको सारी सुविधाएं बीपीएससी के शिक्षकों के समान होगी, और जो बीपीएससी वाले योगदान नहीं किए इसी उहापोह में कि सारी सुविधाएं मिलेगी, मैं उसी स्थान पर हूं, मैं योगदान नहीं करूंगा। पटना के, मैं सारिका जी को अभी एक सूचना दे देता हूं, पटना के तमाम विद्यालय जहां +2 उत्क्रमित है और +2 हुआ है, पुराने विद्यालय, उसमें एक भी एडमिशन नहीं है, और एक एक विषय के 4-4 टीचर वहां अभी हो गए हैं, पैसों के उगाही के बल पर। बिल्कुल भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में, शिक्षा पदाधिकारी, तमाम जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक ही विषय के 3-3 शिक्षक हैं, जहां एडमिशन नहीं है, जहां मान्यता नहीं है, वहां +2 की बहाली हो गई है शिक्षकों की। माध्यमिक में भी वही हाल है, कई विषयों के शिक्षक एक ही यूनिट पर आ गए हैं। ये तो अराजकता का दौर है। शिक्षकों के बीच में जो स्थिति उहापोह की इन लोगों ने कर दिया है, नियोजित कर्मी, बीपीएससी, विशेष अध्यापक, अतिथि
नियुक्ति शिक्षक, क्या क्या शिक्षा मित्र, 75 तरह का कैडर एक विद्यालय में हो गया है। क्या मंशा है इनका? शिक्षा के विकास का या शिक्षा के विनाश का? मनमाना रवैया है। जी सारिका जी, ये सवाल बार बार उठता है जब भी इस तरह की जब भी इस तरह की कहीं ना कहीं जब पॉइंट होते हैं तो ये सवाल बार बार उठता है और काफी समय से उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री कहाँ है, फ्रंट पेज पे क्यों के पाठक है, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं है? देखिए दीपक जी, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं और मुझे लगता है कि हर एक शिक्षा विभाग में जुड़े पदाधिकारियों की एक अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है और के पाठक जी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मंत्रियों के साथ तो एक और वीटो पावर होता है भाई, उनके पास एक विशेष अधिकार भी होता है कि वो अपने घर से भी अपने कार्यालय को चला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि शिक्षा मंत्री कहाँ है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो तमाम कार्रवाई प्रतिदिन हो रही है। अब मैं एक बात और जरूर यहाँ कहना चाहूंगी, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, हमारे दिलीप कुमार जी हैं, कि जो आप बार बार ये आपत्ति जाहिर आप लोग कर रहे हैं कि वो नियोजित शिक्षक जो है, जो बीपीएससी के थ्रू परीक्षा पास करके आए हैं, अब वो राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिल गया है और कई तरह की कैटेगरीज में शिक्षकों की है अभी भी स्कूल में या विभाग में। तो देखिए, सबसे पहले तो वो नियोजित शिक्षक वाकई में अब वो नियोजित शिक्षक नहीं रहे, क्योंकि वो एक परीक्षा पास करके एक साधारण नॉर्मल जैसे अन्य स्टूडेंट्स ने पास की थी, उन परीक्षा को पास करके वो एक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हुए अब वो शिक्षक हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन विषयों पे अब हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने हजारों बार इस विषय पे बात कर लिया और हजार बार वही बात कहना और करना। एक सवाल है सारिका जी, और ये सवाल ये है कि लंबे समय से 2 नवंबर को जब मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा, उसी समय अनाउंस किया था कि एक मामूली परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद से हर कैबिनेट जब होती है उसके बाद से एक जो है आस बनती है नियोजित शिक्षकों की कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। आखिर कब तक उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? देखिए, पिछले बार भी दीपक जी हम इस विषय पे बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब से टीआरए 1 हुई है और आज भी टिल हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, क्या कभी अभी तक शिक्षा विभाग को एक दिन भी सांस लेने की फुर्सत मिली है? निश्चित रूप से नहीं हुई है, और ना हमें और आपको मिली है इन विषयों से इतर जाकर किसी और विषय पे डिबेट करने का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मैटर और कितना युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, क्योंकि पहले टीआरए 1 की एक चुनौती, फिर टीआरए 2 की चुनौती, और आने वाले समय में अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना है, उसके बाद अन्य भी चीजें। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो घोषणाएं मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है, या जो वादे हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता से किया है, वो तमाम वादों को पूरा किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। और खास करके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मामले तो आप देख ही रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन विषयों पे बात भी कर रहे, किए जा रहे, तो निश्चित रूप से वो भी होगा। वो तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होनी है और वो नियोजित शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। ये तमाम बातें पहले से सभी लोगों के बीच में है, वो क्लियर है। तो आने वाले समय में दीपक जी ये भी परेशानी हल होगी, ये परीक्षा भी होगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होगा, और उसमें हमारे नियोजित शिक्षक बैठेंगे भी और उससे उत्तीर्ण होकर वहां पास करके वो राज्यकर्मी का दर्जा भी उनको मिलेगा। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक जो है उनको ये बताना चाहूंगी। तो वो होगा। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्लेटफॉर्म की बात करिए, आप मेरे प्लेटफॉर्म से ये बता दीजिए कि आखिर ये इंतजार कब तक खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए दीपक जी, हम लोग तो प्रवक्ता है, हम लोग वी आर नॉट द लॉ मेकर। हम लोग तो पार्टी में अगर कोई घोषणा होती है, उस घोषणा को हम आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच तक पहुंचाते हैं। या जो भी विषय आते हैं, अगर किसी की उन विषयों पे ऐतराज भी है तो उन विषयों पे हम जवाब देते हैं। एक तरह से कह लीजिए काउंसलिंग की भी हम लोग एक भूमिका में रहते हैं, प्रवक्ताओं की एक जिम्मेदारी होती है कि ताकि सरकार के लिए अगर कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम बता सके कि सरकार की नीति क्या है और हम क्या काम कर रहे हैं और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। तो ये जिम्मेदारियों के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन कब होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिन चीजों को लगातार आप देख रहे हैं, सिस्टमैटिकली सारी चीजें हो रही है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये निर्णय भी बहुत जल्द आप सबों के समक्ष होगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि सब्र करना चाहिए, करना होगा। शैलेंद्र, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक आखिरी रिएक्शन आपका लेना चाहूँ जी। ये द्रौपदी के चीर हरण का ये उदाहरण मिल गया शिक्षकों की नियुक्ति, और
सारिका जी प्रवक्ता है सरकार के, यानी भीष्म है, ये थोड़े शिकायत करेंगे। चीर हरण होता रहेगा निरंतर और ये लोग प्रवक्ता के रूप में पक्षधर रहेंगे सरकार के, और पक्ष की बात, सरकार के पक्ष की बात करेंगे, विपक्ष में थोड़े बोलेंगे। 28,800 शिक्षक बीपीएससी में क्वालिफाइड किए, नियोजित शिक्षक, और जाहिर सी मात्र बात है, ये 22,000 प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी इनके इनको इसीलिए जोड़ा है प्रलोभन कि के वो आधार सरकार पर। का ही पक्ष रखें या सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी दे। सारिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी। शैलेंद्र कुमार जी ने महाभारत का उदाहरण दिया, तो मैं इनको रामायण का उदाहरण देना चाहूंगी कि रामायण में राम के हनुमान थे, जो कहते हैं ना कि संजीवनी बूटी वो अपने माथे पे उठा के लाए थे। तो मुझे लगता है कि हमारे बिहार सरकार में हमारे नेता जो है ना उसी भूमिका में है, और वो लगातार बिहार की जनता के लिए संजीवनी बूटी रूप में जड़ी रोजगार बूटी दे रहे लक्ष्मण हैं। के लिए लाए थे, नहीं, जिनकी पूजा नहीं होती है। आप जो शाब्दिक लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लाए थे मैडम, जिनकी पूजा नहीं होती है लक्ष्मण की। समझ के लिए मुझे लगता है मैं एक आखिरी रिएक्शन दिलीप जी से ले रहा हूँ। दिलीप जी, आप ये बताइए कि अब ये तमाम चीजें हो रही हैं, अब इसके बाद आप छात्र नेताओं का, अभ्यर्थियों का क्या एक्शन होगा? देखिए, सारिका जी की एक बात बहुत मतलब कह दीजिए तो अच्छी नहीं है, जो बार बार ये आरोप लगा देती है कि कुछ ग्रुप हैं जो सरकार के विरुद्ध। तो आप भी कभी विपक्ष में थी मैडम, और आपको याद होना चाहिए, यही शिक्षक संगठन जब आंदोलन करते थे तो तेजस्वी यादव जी भी उसमें आते थे। तो उस समय तेजस्वी यादव सही थे क्या? तो तेजस्वी यादव जी पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि जब ये शिक्षक संगठन अवैध है तो तेजस्वी यादव जी कैसे विपक्ष के नेता होने के नाते इनके आंदोलन में आते थे? तो सोच समझ के बोला कीजिए, हम किसी पार्टी से नहीं है, और मेरा कोई रिकॉर्ड आपको दिखा दीजिए, आपकी सरकार में कई बार पुलिस मेरा वेरिफिकेशन कर चुकी है, कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला कि किसी पार्टी से मेरा संबंध हो। जब आप विपक्ष में थी तब भी हमारा आंदोलन होता था, तब भी हमारा आंदोलन होता था। तो अभी शिक्षकों का साथ दीजिए, प्रवक्ता है ठीक है, लेकिन उनका सही डिमांड है उसके साथ खड़े रहिए। भाई ये इसका ये नहीं कि सरकार में तो कोई भी डिमांड अगर अच्छी डिमांड भी है तो उसको हम एकदम सिरे से नकार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही डिमांड है उस पर विचार करना चाहिए, आप लोग को सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाना चाहिए। सेतु का काम प्रवक्ता का होता है कि जनता या कोई संगठन है, कोई मांग उठा रहा है तो उन मांगों को आप सरकार तक पहुंचाइए, अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाइए, ताकि उस पर विचार हो। हम लोग लेकिन आप तो सीधे नकार देते हैं कि आप अपनी बातों को रखें, आप सरकार का पक्ष क्या है वो ये बताएं, और आपकी डिमांड क्या है वो ये बताएं। खाते हैं उसका शरीयत रखते नहीं, हैं। वो सही है, आप उनका पक्ष रखें, और जाहिर सी बात है ये उम्मीद करते हैं कि जितनी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों का जल्द से जल्द समाधान होगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।